जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारत में रिपब्लिक डे के दिन, इंडिपेंडेंस डे के दिन परेड होती है। हम सभी उस परेड को एंजॉय करते हैं। भारत उसमें अपना शक्ति प्रदर्शन भी करता है। लेकिन आप ज़रा सोचिए कि कोई देश जब उसके नेशनल डे के ऊपर परेड करवाने के लिए ये बोल दे कि भैया हमारे ऊपर तो कंगाली का दौर छाया हुआ है, तो आप क्या कहेंगे? मैं जानता हूँ आप क्या कहेंगे। आप यह कहेंगे कि भैया ये कोई और नहीं, ये देश पाकिस्तान ही हो सकता है। और लिटरली ये देश पाकिस्तानी है। वहाँ पर कंगाली का आलम कुछ इतना हो चुका है कि भैया वहाँ के लोग जो है ना, मतलब बिल्कुल ही पगला रहे हैं। क्या बताऊँ मैं आपको। कई दिनों की माथापच्ची के बाद आखिरकार पाकिस्तान सरकार ने ये तय कर लिया है कि नेशनल डे परेड, मतलब कि जो 23 मार्च को होने वाली परेड है, प्रेसिडेंट हाउस के लॉन में होगी, मतलब कि बागीचे में। ये परेड भी सिर्फ सिंबॉलिक यानी कि प्रतीकात्मक होगी। चंद मेहमान ही मौजूद रहेंगे। किसी फॉरेन गेस्ट को भी इस मौके पर इन्वाइट नहीं किया जाएगा। दरअसल कुछ दिन पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सरकारी फिजूल खर्ची रोकने के लिए कुछ बड़े कदम उठाए थे। इनमें कैबिनेट का सैलरी ना लेना भी शामिल था। इसके बाद फौज की तरफ से इशारा किया गया कि नेशनल डे परेड को भी इस साल प्रतीकात्मक रखा जाए। शहबाज ने पिछले दिनों ये भी कहा था कि सरकार हर तरह से सख्ती करते हुए इस साल 200 अरब रुपए बचाना चाहती। कुछ हद तक पाकिस्तान डे परेड भारत की गणतंत्र दिवस परेड की तरह ही होती है। हर साल 23 मार्च को ये समारोह इस्लामाबाद के सबसे बड़े मैदान शकरपरिया में होता है। इस प्रोग्राम का चीफ गेस्ट कोई विदेशी नेता ही होता है। इस बार सरकार ने फैसला लिया है कि किसी भी विदेशी को बतौर गेस्ट नहीं बुलाया जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रेसिडेंट आरिफ अलवी के अलावा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ही कार्यक्रम में शामिल होंगे। माना जा रहा है कि यह प्रोग्राम प्रेसिडेंट हाउस के लॉन में होगा। परेड में आमतौर पर पाकिस्तानी फौजी हथियारों का प्रदर्शन किया जाता है, लेकिन इस बार यह भी नहीं होगा। इस परेड में कुछ झांकियां भी निकाली जाती हैं, लेकिन इस बार उस पर भी रोक लगी गई। दरअसल पाकिस्तान के लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोगों की परचेजिंग पावर, यानी जो परचेज पैरिटी हम जिसको कहते हैं, खरीद की क्षमता, वो 42% कम हो चुकी। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और खरीद की क्षमता कम होती जा रही। इससे मांग कम हो चुकी है और बिजनेस भी चौपट हो गए। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। मतलब पैसा जो है मार्केट में रोटेट ही नहीं हो रहा है। पाकिस्तान के पास विदेशी मुद्रा भंडार महज 2.79 अरब डॉलर का बचा है, और ये भी सऊदी अरब और चीन का गारंटी डिपॉजिट है। इसे खर्च नहीं किया जा सकता। डॉलर की कमी के चलते ज़रूरी चीज़ों का इंपोर्ट भी बंद है। आटा, प्याज, ज़रूरी दवाएं नहीं आ पा रही। बैंकों से लेटर ऑफ क्रेडिट ना मिलने से हज़ारों कंटेनरों में पोर्ट पर सामग्री अटकी पड़ी है और सड़ रही है। पाकिस्तान में टोयोटा, सुजुकी ने कार प्लांट बंद कर दिए हैं। प्रमुख टेक्सटाइल इंडस्ट्री के भी कई प्लांट बंद हो चुके हैं। टोयोटा ने 30 दिसंबर से प्रोडक्शन बंद कर दिया है। मांग न होने से कार, ट्रैक्टर और फाइबर का उत्पादन बंद हो चुका है या कटौती कर दी गई है। पाकिस्तान में पिछले साल गर्मियों में आई भीषण बाढ़ से 80% फसलों को तबाही मिली थी। इससे खाने के सामानों की अपार कमी हुई। अटलांटिक काउंसिल के पाकिस्तान इनिशिएटिव के उज्जैर यूनुस का कहना है कि बाढ़ ने मुसीबत और बढ़ा दी। पाकिस्तान में करीब 1 साल से सियासी अस्थिरता है। इमरान सरकार ने जाते जाते पेट्रोल और डीजल पर सब्सिडी की ऐलान कर दिया था। अब शहबाज सरकार जूझ रही। उसने IMF के कहने पर फ्यूल समेत तमाम ज़रूरी चीज़ों के दाम बढ़ा दिए। सबसे बड़ी दिक्कत तो फ्यूल इंपोर्ट की। पाकिस्तान में बिजली भी फ्यूल से ही प्रोड्यूस होती है, तो यहाँ पर तो आप समझिए अब कितनी बड़ी दिक्कत है। वहीं 31 जनवरी 2023 को नादन पोर्टर के नेतृत्व में IMF की एक टीम पाकिस्तान जरूर आई थी। पाकिस्तान सरकार के वित्त मंत्री इशाक डार के साथ इस टीम ने 3 फरवरी से 9 फरवरी तक मीटिंग भी करी। पाकिस्तान बेल आउट पैकेज के तहत IMF से कर्ज की मांग कर रहा था। दरअसल 2019 में इमरान खान की सरकार के रहते IMF ने पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज के तहत $6 बिलियन से ज़्यादा की मदद देने का वादा किया था। अब इसी वादे के तहत पाकिस्तान IMF से $1.1 बिलियन की एक और किश्त की मांग कर रहा है। 10 दिन चली बैठक बेनतीजा रही। IMF की टीम पाकिस्तान से लौट गई। IMF ने कहा कि पाकिस्तान के साथ इस मुद्दे पर वर्चुअल चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल किसी एग्रीमेंट पर साइन नहीं किए गए। वहीं पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार ने कहा कि रूटीन प्रोसेस की वजह से पाकिस्तान को कर्ज मिलने में इस बार थोड़ी देरी हो रही। लेकिन देखिए, IMF ने एक बार फिर से पाकिस्तान को MEFP नाम का मेमोरेंडम देने से इनकार कर दिया। ये वो मेमोरेंडम होता है जिसके हाथ लगते ही पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज मिल जाएगा। IMF चाहता है कि पहले पाकिस्तान सरकार अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए उसकी जो शर्तें हैं उनको माने। IMF ने पाकिस्तान सरकार के सामने कर्ज देने के लिए मुख्य तौर पर 3 तरह की शर्तें रखी। IMF का कहना है कि पाकिस्तान पहले से ही 900 अरब डॉलर सर्कुलर कर्ज का सामना कर रहा है। ऐसे में अगर अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए पाकिस्तान सरकार अभी कोई बड़ा फैसला नहीं लेती है, तो इससे पार पाने में आगे काफ़ी मुश्किलात आएंगी। ऐसे में पाकिस्तान की जनता से अलग अलग टैक्स के जरिए 170 अरब रुपए वसूलने की सलाह दी गई। दूसरी शर्त यह है कि पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए सामानों के निर्यात पर टैक्स में छूट दे। इसके बाद देश में तैयार माल दूसरे देशों में जाएगा, जिससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिलेगी।
एक शर्त यह भी है कि पाकिस्तान के पास किसी भी हाल में विदेशी मुद्रा भंडार में अमेरिकी डॉलर की कमी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सऊदी अरब, चीन, यूएई से मदद मांगने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। 26 फरवरी को शहबाज शरीफ ने सरकारी खर्चे में ज़बरदस्त कटौती से जुड़े कुछ अहम ऐलान किए थे। उन्होंने कहा था कि मैं अपने और कैबिनेट के बाकी मिनिस्टर्स को सैलरी नहीं दूंगा। तमाम केंद्रीय मंत्री बिजली, पानी, गैस और टेलीफोन के बिल जेब से भरेंगे। शरीफ के मुताबिक मंत्रियों के पास मौजूदा लग्जरी गाड़ियों की भी नीलामी की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और ब्यूरोक्रेसी से भी खर्च में कटौती की अपील करेगी। हैरानी वाली बात यह है कि मुल्क बनने के बाद से अब तक 76 साल के दौर में करीब आधा वक्त देश चला चुकी ताकतवर फौज के बजट पर शरीफ एक लफ्ज़ भी नहीं बोले, वो भी तब जबकि उसके पास अरबों रुपयों का बजट ऑलरेडी मौजूद है। तो ऐसे में यहाँ पर समझने वाली बात यही है कि पाकिस्तान की खस्ता हालत के लिए खुद कहीं ना कहीं पाकिस्तानी जिम्मेदार है। दरअसल पाकिस्तान के सीनियर बिजनेस जर्नलिस्ट खुर्रम हुसैन ने एक इंटरव्यू में कहा कि IMF की शर्तों को पूरा करके पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज के तहत कर्ज मिलेगा। इससे देश डिफॉल्टर होने से बच जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये सॉल्यूशन नहीं है। नई इकोनॉमिक पॉलिसी के जरिए कर्ज कम होने के बाद ही देश की स्थिति सही होगी। मिशिगन यूनिवर्सिटी में रिसर्च एंड पॉलिसी एंगेजमेंट के प्रोफेसर जॉन सियारी ने चेतावनी देते हुए कहा कि पाकिस्तान डिफॉल्टर होने के कगार पर है। अगले कुछ समय तक देश की हालत ऐसी रही तो देश के अलग अलग हिस्से में लोग सरकार के खिलाफ उग्र हो जाएंगे। इस कंडीशन में तख्ता पलट करके एक बार फिर से पाकिस्तानी सेना सत्ता संभाल सकती है। पाकिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री मिफ्ता इस्माइल ने भी इंटरव्यू में कहा कि यह बिल्कुल सच है कि पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर है। इससे बड़ी नाकामी और क्या हो सकती है कि 75 साल में हम 23वीं बार दिवालिया होने जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है भाई, यहाँ पर पाकिस्तान को लेकर जो बातें अब सामने आ रही हैं लिटरली काफ़ी ज़्यादा दिल दुखाने वाली भारतीयों के लिए तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए तो है। देखिए, वहाँ पर रहकर भले ही कोई कुछ भी बोल रहा हो कि नहीं भैया सब कुछ चंगा सी, लेकिन जिसकी जेब में पैसा है उसको परेशानी दिखती भी नहीं है ना। जब आपकी जेब में पैसा नहीं होगा, खाने के लिए खाना नहीं होगा, पेट मतलब आपको बताएगा, खुद ही बताएगा कि भाई तेरे पास पैसा नहीं है, और उस समय आपका गुस्सा आपकी सरकार के लिए निकलेगा। शहबाज शरीफ सरकार की एक तरफ मैं दाद देना इसलिए चाहूँगा क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो लोग कोशिशें नहीं कर रहे, लेकिन फिर एक बड़े तबके का कहना ये भी है कि ये कोशिशें सिर्फ और सिर्फ इसीलिए की जा रही हैं जिससे कि IMF से पैसा मिल सके। अगर वहाँ के नेताओं को लगातार पैसा मिलता रहता है तो फिर कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल खड़े हो ही जाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, नवाज शरीफ की कुछ तस्वीरें वायरल हुई थी जिसमें कि वो बेंटले कार से उतरते हुए दिख रहे थे जो कि करोड़ों में आती है, और लुई विटॉ के दुकान में शॉपिंग करने जा रहे थे। आई थिंक लंदन की वो तस्वीर थी या कहीं की तो। अब ये पाकिस्तानी नेताओं के पास पैसा कहाँ से आया है? पुश्तैनी पैसा तो इनके पास इतना था नहीं, सत्ता में रहे हैं और तभी जो इधर उधर से एड के पैसे आया करते थे उनको इन लोगों ने अपने अंटे में किया है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों के नेताओं ने ही तो इनको लूटा है, क्या बोल सकते हैं। आपका कहना इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।